गुड मॉर्निंग क्लास। मैं पुष्पा शर्मा आज पुनः अध्यापन कार्य के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, अभी तक हमने हिंदी व्याकरण के पहले पाठ का अध्ययन किया है और आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के प्रथम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है धूल। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हिंदी विषय के 2 रजिस्टर बनेंगे, जिनमें से एक हिंदी ग्रामर का और दूसरा हिंदी लिटरेचर का। तो अभी तक आपने ग्रामर की कॉपी में काम किया है और आज जो मैं काम कराने जा रही हूँ वो आप नया रजिस्टर जो बनाएंगे लिटरेचर का, उसमें अपना कार्य आरंभ कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ धूल। हमारे पाठ का नाम है धूल, जो कि डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। तो सबसे पहले हम लेखक के जीवन के विषय में ही जान लेते हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर सन 1912 में उन्नाव जिले में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हुआ था। इनकी मृत्यु 30 मई 2000 में दिल्ली में हुई मानी जाती है। इन्होंने MA PhD की हुई थी लखनऊ विश्वविद्यालय से और वहीं पर ये अध्यापक भी नियुक्त हो गए थे, अर्थात लखनऊ विश्वविद्यालय के ये प्राध्यापक पद पर नियुक्त किए गए। हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा? कहा जाता है कि ये अंग्रेजी और हिंदी पर समान रूप से इनका अधिकार था। तो हिंदी साहित्य जगत में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि एक बड़े योगदान के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं? तो जानते हैं उन्हीं के विषय में। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं: भारतेंदु और उनका युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना, भारत के प्राचीन भाषा परिवार, भाषा और समाज, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, इतिहास दर्शन, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, गांधी, अंबेडकर, लोहिया और भारतीय इतिहास की समस्याएं, बुद्ध वैराग्य और प्रारंभिक कविताएं, सदियों के सोए जाग उठे इनकी कविता है, पाप के पुजारी नाटक है, 4 दिन उपन्यास है। बेटा, ये जो उपन्यास, नाटक और कविताएं और या निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, ये जो हम नाम सुनते हैं, ये सब गद्य विधा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी विधाएं होती हैं? गद्य और पद्य। गद्य तो ये सब जो मैंने अभी नाम लिए हैं गद्य के अंतर्गत आते हैं, और पद्य क्या होता है? छंदोबद्ध जो काव्य होता है उसको हम पद्य विधा कहते हैं। हिंदी साहित्य जगत में रामविलास शर्मा जी का नाम उच्च कोटि के विद्वानों में माना जाता है। कहा जाता है कि प्रगतिवादी युग के लेखकों में इनका सर्वोच्च स्थान है। इन्होंने हिंदी साहित्य के लिए अपना बहुत समय दिया, बहुत योगदान दिया, जिसके कारण इन्हें अनेक पुरस्कार भी मिले। वो पुरस्कार कौन कौन से थे, उनके विषय में हम पढ़ लेते हैं। साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त सम्मान: साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि से इन्हें नवाजा गया, अर्थात पुरस्कृत किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी इनके जीवन के विषय में? इनके जीवन के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि इन्होंने सभी पुरस्कारों से प्राप्त राशि, अर्थात धन, राशि किसको कहा गया है? धन को, इन्होंने शिक्षा प्रसार के लिए ही दान कर दिया, अर्थात इन्हें जितना भी धन मिला पुरस्कार के रूप में अपने योगदानों से, वो सब इन्होंने शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए ही लगा दिया। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो बच्चों, लेखक के जीवन परिचय को जानने के बाद हम जानते हैं पाठ के परिचय के विषय में। पाठ में किसका वर्णन किया गया है और इसका नाम धूल ही क्यों रखा गया है? इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा, धूल अर्थात मिट्टी के जो कण होते हैं, और महात्म्य और उपयोगिता का वर्णन किया है। इस पाठ में विभिन्न प्रकार के मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उदाहरणों से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों का प्रयोग भी किया है।
क्योंकि अपनी युवावस्था में रामविलास जी कुश्ती की आदि के शौकीन रहे हैं। इसलिए डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों जहाँ पर दंगल होता है, कुश्ती आदि होती है, गांवों और शहरों की दुनिया का भी परिचय कराते हैं। उन्होंने धूल के सूक्ष्म कणों के वर्णन से राष्ट्र प्रेम तक का पाठ पढ़ाया है। इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठक, जो कि हम सब हैं, पाठ को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? पाठक। धूल को यूं ही धूल में न उड़ा सकेगा। अर्थात बच्चों, जो रामविलास शर्मा जी हैं, वो गांव में उनका जन्म हुआ था और गांव में ही वो पले बड़े थे। उसके बाद उच्च शिक्षा लेने के लिए वो कहाँ गए थे? लखनऊ चले गए थे। तो जब वो लेखन कार्य में आए तो उन्होंने लेखन कार्य में अपने गांव की मिट्टी के वर्णन को करने को ही उचित समझा और उन्होंने उसी मिट्टी का वर्णन किया ताकि जो लोग हैं, जो आज धूल को गंदा समझते हैं, उन्हें भी अपनी मातृभूमि की मिट्टी से प्रेम हो जाए और राष्ट्र के प्रति भी उनकी भक्ति बढ़े। यही उद्देश्य रहा है लेखक का इस पाठ का वर्णन करने का। तो हम कह सकते हैं कि जो लेखक रामविलास जी हैं, वो कहते हैं कि जो लोग धूल को क्या समझते हैं? गंदा समझते हैं और आजकल बड़े बड़े मकानों में रहना पसंद करते हैं, फ्लैट्स में रहना पसंद करते हैं और मिट्टी को देखना भी पसंद नहीं करते, उसी धूल को उन्होंने महत्व दिया है और बताया है कि धूल के बिना किसी भी शिशु का जो बचपन होता है वो अधूरा होता है। क्यों? क्योंकि बचपन तभी सुंदर लगता है, अर्थात कोई छोटा शिशु तभी सुंदर लगता है जब उसके मुख पर मिट्टी लगी हुई हो। वो उसे एक हीरे के समान बताते हैं। जैसे श्री कृष्ण थे, वो मिट्टी में ही खेलते थे, मिट्टी से उन्हें विशेष प्रेम था। तो लेखक का कहना है कि वास्तव में जो सच्चा हीरा है वो हमें कहाँ मिलता है? गांव के बालक के मुख पर देखने को मिलता है कि गांव का जो बालक है, जो निरंतर मिट्टी में खेलकर बड़ा हुआ है, वही सच्चा हीरा है और एक जोहरी ही उस हीरे की परख कर सकता है। या लेखक का कहना है कि वही व्यक्ति उस बच्चे के बचपन को समझ सकता है जो खुद उस गांव की मिट्टी में पला बढ़ा हो। तो इस पाठ को लिखने का उद्देश्य जो लेखक का रहा है वो यही रहा है कि वो चाहते हैं कि जो लोग गांव की सभ्यता को भूल चुके हैं और मिट्टी से नफरत करते हैं और कांच के घरों में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए ये पाठ एक सबक के रूप में सामने आता है कि कभी भी हमें अपने देश की मिट्टी से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने संक्षेप में आपको इस पाठ के विषय में बताया है। शेष भाग हम कल के कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।